आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे BUP4C कोड को हम BUP4C को यूज़ करते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि ब्लासियस प्रॉब्लम है। अ, अब यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम हमें थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। आमतौर पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये प्रांडल अपीयर नहीं होता है। ये हम इसको मिसाल के तौर पे चलें, इसको हम कुछ और पैरामीटर कह देते हैं। हम इसे कह देते हैं EPSI। ये हम इसको कह देते हैं, या इसका नाम हम कोई R रख लेते हैं। ओके, तो ये एक पैरामीटर यहाँ शो किया हुआ है R। ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमने सॉल्व करना है। ये पैरामीटर शो करने का एक मकसद है कि हम पैरामीटर कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं BUP4C में। तो हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ज़ीरो पे हमारे पास कंडीशन है, फिर इसके अलावा इन्फिनिटी पे कंडीशन है जो कि 1 है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि स्टेप 1 ये है कि हमें अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो तीन वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। इसमें पहला वेरिएबल f होगा, दूसरा f डैश होगा, तीसरा वेरिएबल f डबल डैश होगा। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो y1 डैश जब आएगा तो ये बन जाएगा f डैश, और f डैश हमें पता है कि वो y2 है। तो यहाँ जब डिफरेंशिएट करते हैं तो y2 डैश y3 हो जाता है, और y3 डैश यहाँ पर क्योंकि प्रांडल फ्लूइड मैकेनिक्स के लोगों को पता है कि प्रांडल यहाँ अपीयर नहीं होता, तो मैंने इसका नाम R रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा R। और आप देखेंगे कि मैं BUP4C कोड में जहाँ प्रांडल लिखा होगा मैं उसको चेंज कर दूंगा, और R पैरामीटर, ये पैरामीटर है एक तरह से। सिर्फ हमने सीखना है कि पैरामीटर को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है हमने। तो ये सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो ये स्टेप 2 है आपका। और स्टेप 3 आपका ये है कि आपने बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास है, क्योंकि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। एक ज़ीरो पे कंडीशन है, लेफ़्ट बाउंड्री है, इन्फिनिटी पे कंडीशन है, राइट बाउंड्री है। इसको भी कन्वर्ट करना है अपने वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो आप इसे कन्वर्ट कर रहे होंगे। जो ज़ीरो पे कंडीशन है उसे आप लिखेंगे y0। y0 और 1 लिखेंगे तो ये पहला इंडेक्स आ जाएगा। y0 जब 2 लिखेंगे तो ये दूसरा इंडेक्स होगा, क्योंकि हमारे पास f है। f क्या है? f y1 है। तो आप लिखेंगे ज़ीरो पे कंडीशन है और y1 हमारे पास आ रहा होगा। इसी तरह f डैश y2 है, तो ये ज़ीरो पे कंडीशन है लेकिन वेरिएबल नंबर 2 है। f डैश इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे कंडीशन है और हमारे पास f डैश y2 है। तो इसका मतलब है कि आप इसे इस तरह से लिख रहे होंगे। ये मैंने थ्योरी में ऐसे लिखा है जिसमें आपने y0 सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। मैट लैब में सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा जा सकता, उसको आप देखेंगे कि हम कैसे लिखेंगे। तो ये जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है 1, ये इस तरह से ही लिखा जाता है मैट लैब में। 2 जब आप लिखते हैं तो इसी तरह से ये 2 इन सेकेंड वेरिएबल है। और जब रेजिड्यूल लिखना होगा तो रेजिड्यूल जब मैट लैब में लिखना होगा तो ये इस राइट साइड पे ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। ये आपने नहीं लिखना, ये भी आप देखेंगे। ये नहीं लिखना, सिर्फ समझाने के लिए। थ्योरी में तो आप लिख सकते हैं, थ्योरी में आप लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वाई इन की जो कंडीशन है उसमें राइट साइड पे 1 है, तो उसे आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो वो -1 हो जाएगा। और इस तरह से आप रेजिड्यूल लिख रहे होंगे। तो ये आपने मैट लैब में इम्प्लीमेंट करना है, एक्सेप्ट दैट कि ये जो ज़ीरो है ये सबस्क्रिप्ट पे नहीं आएगा। तो ये हमारा फंक्शन है, BUP4C फंक्शन में लिखा जाता है। ये नाम आप हर दफ़ा चेंज कर दिया करें। यहाँ अगर कोई आपने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसका नाम कुछ और है तो यहाँ फिर कुछ और नाम आप रख लें। सिर्फ ये याद रखना है कि इसका नाम ये नहीं रखा जा सकता, फंक्शन BUP4C ये नहीं रख सकते, क्योंकि ये मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है। आप इसका नाम जो पहले रखा हुआ है BUP4C यूज़ कर सकते हैं, शुरू में कुछ और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, BUP4C ख़त्म कर सकते हैं, सो ऑन। आप ये जो है इस तरह से लिख रहे होंगे।
तो सबसे पहले प्रांडल, क्योंकि प्रांडल को मैंने रिप्लेस किया था, तो आप यहाँ पर आर लिख रहे होंगे। आर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 है। फिर जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि BP4C में जो पहला पैरामीटर यानी कि पहला फंक्शन आ रहा होता है, ये फंक्शन लिखा हुआ है, और ये मैट लैब ने यानी मैथ वर्क्स ने जिसने ये कोड बनाया होगा BVP इन इट, ये फंक्शन बैकग्राउंड में चल रहा होगा, ये फंक्शन डिफाइन होगा लाइब्रेरी में। इसका पहला आर्गुमेंट है लाइन स्पेस, यानी 0 से लेकर 20 तक। आमतौर पे जब हम ग्राफिंग करते हैं, ग्राफ करते हैं, तो 0 से 10 तक भी लेते हैं, 0 से 15 तक भी लेते हैं। ये 20 जो है ये हमारी डोमेन है। यानी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने पाई लिखा था, अब मैंने क्या लिखा है, 0 से 20 लिखा है, क्योंकि थ्योरी में तो हम लिखते हैं कि ये इन्फिनिटी आ रहा है। थ्योरी में तो ये 0 से इन्फिनिटी मुझे लिखना चाहिए, लेकिन जब आप इसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो इन्फिनिटी आपका या तो 20 होता है या 25 होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो ग्राफ है वो कहाँ पर जाकर स्टडी स्टेट में जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं इसमें, y1 y2 y3, तो हमें 3 इनिशियल गैसेस चाहिए। ये कम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, जहाँ ये रन करे आपने वही इनिशियल गैस लिखना होगा। फॉर एग्जांपल 1 1 ये लिख सकते हैं। अगर आपका कोड यहाँ रन कर रहा है तो ये रखिए, अगर यहाँ रन कर रहा है तो ये रखें। बाज़ औक़ात ज़ीरो भी रखा जा सकता है। ये जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन रखे जा सकते हैं, ज़ीरो भी रखा जा सकता है। ओके, तो जब यहाँ पर सॉल्व 1 आपने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व इन इट लिखा था, कोई इशू नहीं है, आप सॉल्व इन इट लिख दीजिए, यहाँ पर भी सॉल्व इन इट लिख दें। दोनों ये एक जैसे होने चाहिए। फिर जब लाइन नंबर 8 पे मैटलैब जाएगा तो फिर जब ये सोल्यूशन सारा मिल जाएगा, फिर 9 पे जाएगा, BVP4C रीड करेगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, फोर्थ ऑर्डर कॉलोकेशन, और फिर एट द रेट BVP2D। ये हमने इस दफ़ा नाम चेंज किया है। कल आपने देखा था BVP फन रखा था, या हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने ये BVP फन रखा था। तो हमारे पास यहाँ पर हमने नाम चेंज किया है, तो जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा एट द रेट पे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इस फंक्शन पे आ जाएगा। इसका जो है आउटपुट, आई एम सॉरी, यहाँ आ जाएगा BVP2D। ये BVP2D हमारे पास ये फंक्शन का नाम है। इस दफ़ा आप ये नाम चेंज कर सकते हैं, या तो एक भी रखें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आप 100 प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसको BVP2D रखें, BC2D वगैरह रखें। जैसे यहाँ पर पहुँचेगा प्रॉब्लम यहाँ फंक्शन फाइल में आएगा, तो इसका आउटपुट हमारे पास होगा y वेक्टर। कल या प्रीवियस वीडियो में या हमारे पास जो भी यहाँ पर आउटपुट था वो आप लिख सकते हैं। y वेक्टर मैंने इस दफ़ा रख दिया है, और इसका जो इनपुट है वो प्रीवियस वीडियो में x था, यहाँ पर मैंने t रख दिया है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर y है तो ये y रहने दें। अब हमने क्या किया, यहाँ क्योंकि r आ रहा है तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ r लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कि जब सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बना था तो ये -r/2, ये तो थ्योरी में लिखा हुआ है। इसे जब इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे तो ये y1 बनेगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा, पैरेंथेसिस में y1 बन रहा होगा। ओके, सबस्क्रिप्ट में ये नहीं लिखा जाता, सबस्क्रिप्ट में ये सिर्फ थ्योरी में लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास -r/2 स्टैरिक y1 y3, और y वेक्टर आउटपुट है। ये हमारे पास सेम होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास और ये आउटपुट सेम होना चाहिए। फिर आप देख रहे हैं कॉलम वेक्टर है, y2 हमारे पास है, ये y2 जो कि ये राइट साइड पे लिखा है। थ्योरी में तो y सबस्क्रिप्ट 2 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे लिखेंगे पैरेंथेसिस में। ये वेरिएबल एज अ वेरिएबल डिफाइन होगा, फिर y3 आएगा, फिर y1। ये सिर्फ y1 जो है हमने अलग से लिखा है, अदरवाइज़ ये मैं यहाँ पर भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर ये जगह ज़्यादा ले रहा होता है, यहाँ जगह ज़्यादा आती, तो इसको मैंने नया वेरिएबल से डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। ये हमारे पास एट BVP2D आ जाए, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता।
मतलब कि फंक्शन BVP2D चाहे पहले लिखें या बाद में लिखें, एक ही बात है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो BVP2D पे चला जाएगा, इसी तरह BC2D पे चला जाएगा दोबारा से। BC2D पे अगर आप देखें, हमने क्या किया है कि ये रेजिडुअल आउटपुट, इसका रेजिडुअल है, फंक्शन का नाम BC2D है, फिर इसका इनपुट जो है y0 है। जैसे हमने थ्योरी में तो y सबस्क्रिप्ट लिखा था, यहाँ सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा जाता, ये ज़ीरो लिखा हुआ है, ये थीटा नहीं है। कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये थीटा है। आप अगर कीबोर्ड से ज़ीरो प्रेस करेंगे, जैसे मैं ज़ीरो ही प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन वो थीटा की तरह बन रहा है, तो ये y0 है। तो दूसरी जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है y इन्फिनिटी पे है, तो उसका नाम y इन्फ रख देते। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो हमारे पास था YA और YB। ठीक है, वो इसलिए था क्योंकि वो ज़ीरो से पाई तक थी। तो यहाँ पर आप y0 लिख सकते हैं, y इन्फ लिख सकते हैं, YAB भी लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, एक ही बात है। रेजिड्यूल में फिर y01, यानी अगर आप रेजिड्यूल देखें तो y01 हमारे पास होगा, फिर y02, फिर ये हमारे पास y02 है क्योंकि ये f डैश पे वैल्यू है। फिर सेमी कॉलन आपने लगाना है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि ये कॉलम वेक्टर हमारे पास आता है y इन्फ टू -1, तो ये हमारे पास y इन्फ टू -1 आ जाएगा। इन्फिनिटी सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा जा सकता, ये y इन्फ टू -1 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब हम जब ये कैलकुलेशन BVP4C की सेकेंड आर्गूमेंट की भी कैलकुलेशन हो जाएगी, सॉल्व इन 8 हमारे पास लाइन नंबर 8 से आ रहा है। अब इस आउटपुट सॉल्व में SOL में हमारे पास x भी है और f डैश और f डबल डैश भी है। तो आप सॉल्व डॉट एक्स करेंगे तो ये डोमेन मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे यहाँ मुझे यहाँ पर टी भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर टी नीचे लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर ये टी लिखा हुआ है, ये टी और ये एक्स एक ही बात है, वो हर्ज नहीं होता अगर मुख्तलिफ वेरिएबल्स आप पैरामीटर मुख्तलिफ डोमेन का नाम रख सकते हैं। तो सॉल डॉट एक्स इज एक्स, सॉल डॉट वाई इज वाई। अब इस वाई में 3 रोज हैं, यानी कि एफ है, एफ डैश है, एफ डबल डैश है, जैसा कि हमने देखा था। इसको मैं रिटर्न यहाँ लिख के आपको शो भी कर देता हूँ एक दफ़ा। तो मुझे रन करने के लिए इसका नाम फंक्शन फाइल का लिखना होगा, क्योंकि लाइव फंक्शन में ये ऑप्शन नहीं है कि आप रन का बटन प्रेस करें और ये रन हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये नाम लिखना होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई स्पेलिंग एरर हो तो वो ठीक हो जाए, उसमें रन करने में इशू ना हो। तो इसको हम देखते हैं, ये जब हमने रन किया, अच्छा ये क्योंकि उस जगह पे नहीं पड़ा हुआ शायद, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, अब ये रन हो रहा है, क्योंकि वो सेम फोल्डर में नहीं पड़ा हुआ था इसलिए वो रन नहीं हो रहा था, वो किसी और जगह पड़ा हुआ था। अब आप देखें इसमें 3 रोज हैं, पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, यानी कि आपके 3 सोल्यूशन है, एक एफ है, एक एफ डैश है और एक एफ डबल डैश है। और ज़ीरो से लेकर ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी से मुराद यहाँ 20 वगैरह है। तो हमारे पास ये 3 हैं। अब आपने यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ पहला एलिमेंट निकालने के लिए, तो आप पहला एलिमेंट निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पहला कॉलम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पहली रो एक्सटेंड कर सकते हैं, सो ऑन। तो हमारा कहने का मकसद है कि आपके पास इस दफ़ा 3 सोल्यूशन आएंगे, क्योंकि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं, एफ डैश, एफ डबल डैश। अगर आपको एफ डबल डैश ज़ीरो चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा, थर्ड रो का मतलब है कि एफ डबल डैश, वन का मतलब है कि कॉलम का पहला एलिमेंट, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आ जाएगा, क्योंकि ये थर्ड रो में पड़ा हुआ है और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, तो 0.3321 आएगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। मैं इसे रिटर्न की कमांड लगाऊंगा, यहाँ पर रिटर्न की कमांड, और फिर मैं दोबारा से रन करता हूँ इसे। आप देख रहे हैं क्योंकि मैंने माइनस लगाया तो ये वही वैल्यू आ रही है, यानी कि ये वाला हमारे पास नंबर आ रहा है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर आप मैट्रिक्स मैनिपुलेशन जानते हैं
मैटलैब के हवाले से। तो ये एलिमेंट निकालना कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये है कि फिगर 1 आप प्लॉट करना चाहते हैं। आमतौर पे फ्लूइड मैकेनिक्स के लोगों को पता है कि आप एफ डबल डैश जब वैल्यू ये निकालते हैं तो फिर हम प्लॉटिंग एफ डैश की कर रहे होते हैं। तो प्लॉटिंग हमारा एक्स है, डोमेन एक्स है, और y2 का मतलब है कि सेकंड रो यानी कि एफ डैश होगा। तमाम कॉलम का मतलब यह है कि तमाम कॉलम्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये हमारे पास एफ डैश प्लॉट होके आ जाएगा। इसको चाहे तो मैं एक दफ़ा प्लॉट कर लेता हूँ, आपको ग्राफ दिखा दूँ। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो हमारे पास ये प्लॉट आ गया है। आप देख रहे हैं कि ये एफ डैश का प्लॉट है एक्स में, क्योंकि हम ईटा आमतौर पे यूज़ करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के लोग, तो ये ईटा है। और वाई एक्सिस में एफ डैश यानी वेलोसिटी है। आप देख रहे हैं कि हमने डोमेन 20 रखी थी। ज़ीरो के बाद ये हर जगह सेम है, यानी कि ये हर जगह ये सेम है। तो मैं इसकी डोमेन 10 भी रख सकता था, यानी हमारा इन्फिनिटी जो है वो या तो 10 होगा, वो 10 हो सकता है, 12 भी हो सकता है, सो ऑन। तो ये वो प्लॉट था जो कि यहाँ से हमें मिला है। तो आप नंबर भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट आमतौर पे फ्लूइड मैकेनिक्स के लोग निकालते हैं, वो निकाल सकते हैं, और फिगर भी प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।